हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में और प्रथम चरण को हम पढ़ रहे हैं। प्रथम चरण में हमने महाराष्ट्र के क्षेत्र में उभरते हुए क्रांतिकारी घटनाओं पर बात की थी। हमने देखा कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर मैप पे बात करें हम तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में हमने व्यायाम मंडल को देखा। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र में ही हमने देखा व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल की स्थापना जो है 1896-97 में हमने चापेकर बंधुओं को पढ़ा। चापेकर बंधुओं ने रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी, जो प्रथम राजनीतिक हत्या के रूप में दर्ज हुई, जिसको जाना जाता है प्रथम राजनीतिक हत्या। उसके बाद हमने यहाँ पर मित्र मेला के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से 1899 में एक संस्था आई मित्र मेला। ये लगभग के 200 युवाओं का एक समूह था मित्र मेला, और इसको गठित किया था बीडी सावरकर ने, यानी सावरकर बंधुओं ने। बीडी सावरकर, इसके विषय में हमने जाना। और उसके बाद हमने देखा कि यही मित्र मेला संगठन जो है वो 1904 में एक बड़ी संस्था के रूप में सामने आया, और वो थी अभिनव भारत, यानी ये भी सावरकर बंधुओं की ही संस्था थी। अभिनव भारत समिति 1904 में आई है, 1904। इसके बाद हमने देखा कि अभिनव भारत की समिति के द्वारा जो है कई कार्य किए गए, जिसमें से हमने प्रमुख रूप से नासिक षड्यंत्र के विषय में पढ़ा और बीडी सावरकर के विषय में जाना। तो इतना हम महाराष्ट्र के क्षेत्र में पढ़ रहे थे। महाराष्ट्र के क्षेत्र के बाद में प्रथम चरण में ही हम देखें कि बंगाल के क्षेत्र में क्या हो रहा है। बंगाल के क्षेत्र की जो बात हो रही है उस समय, उसमें आज का वर्तमान बांग्लादेश भी हम शामिल करके चलेंगे, क्योंकि उस समय तक बंटवारा नहीं हुआ है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये पूरा जो समस्त क्षेत्र है वहाँ पर क्या चल रहा है। जो महाराष्ट्र के बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन गया। अगर संगठनात्मक रूप से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहें तो वो बंगाल से ही हुई है। क्रांतिकारी घटनाओं का प्रारंभ भले ही महाराष्ट्र से हुआ, लेकिन बंगाल इसको पीछे छोड़कर आगे निकल गया, और संगठन जो यहाँ पर बने वो बहुत अनुशासित थे और इन्होंने बड़े बड़े कांड किए। तो बंगाल के विषय में जो खास करके हम पढ़ेंगे वो अनुशीलन समिति के विषय में पढ़ेंगे, और इसके द्वारा जो है अलीपुर और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के विषय में जानेंगे, और साथ ही साथ में हम युगांतर समिति के विषय में भी पढ़ेंगे, युगांतर पार्टी जो थी। तो इतना हम जो है बंगाल में अध्ययन करेंगे। तो बंगाल की शुरुआत कैसे हुई, बंगाल में जो है ये क्रांतिकारी घटनाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो जैसा पहले मैंने बताया कि क्रांतिकारी घटनाएं कब से शुरू हुई व्यक्तिगत स्तर पे, इसका तो कोई सही से अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी, जो हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, उसके बाद में इस तरह के कुछ कार्य ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं स्पष्ट रूप से। व्यक्तिगत रूप से जो है वो अंग्रेज अधिकारियों की या कर्मचारियों की हत्याएं जो हैं वो कर दी जाती थी। लेकिन इसी बीच एक यहाँ पर संस्था भी आई थी, एक गुप्त समिति भी आई थी, और वो गुप्त समिति थी संजीवनी सभा। वैसे तो अगर बात करें बंगाल की सबसे पुरानी जो संगठित गुप्त समिति है क्रांतिकारी आंदोलन के लिए, वो अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति जो बनी थी वो 1902 में बनी थी, 1902 में। हालांकि उस समय इसका नाम अनुशीलन समिति नहीं हुआ करता था, लेकिन स्थापना 1902 में ही मानी जाएगी, भले किसी नाम से की गई हो। लेकिन इससे भी पहले एक संजीवनी सभा नाम की गुप्त समिति आती है रिकॉर्ड में, जो बनाई गई थी। एक बंगाल के ही एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, राजनारायण बसु, 1857 की क्रांति के पश्चात। तो अगर हम बंगाल में बात करें, बंगाल के क्षेत्र में, तो एक नाम मिलेगा आपको, राजनारायण बसु जो है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रारंभ किए 1866 में। जब क्रांतिकारी जो 1857 की क्रांति थी उसके बाद में
लोगों में कुछ इस प्रकार की भावनाएं जन्म लेने लगी कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे सशस्त्र रूप से अंग्रेजों से टकराया जा सके, क्योंकि उस समय कुछ ऐसा माहौल बन गया था। तो राजनारायण बसु ने 1866 में एक समिति बनाई थी, जातीय गौरव संपादनी सभा। जातीय गौरव संपादनी सभा, इनका मानना था कि बिना राष्ट्रवादी विचारधारा के जो है भारत की उन्नति संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक जातीय गौरव संपादनी सभा का इन्होंने निर्माण किया और इसके द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किया। ये जो सभा थी ये एक जिम्नास्टिक क्लब टाइप की थी। ये क्या थी? एक जिम्नास्टिक क्लब। यहाँ पे जिम्नास्टिक के कार्य किए जाते थे, जैसे कि कुश्ती, अखाड़ा, तलवार चलाना, भाला चलाना, इन सब चीज़ों को अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण देना जो उस समय उपलब्ध थे। तो यहाँ पे जिम्नास्टिक संबंधी कार्य किए जाते थे। और बाद में राजनारायण बसु ने एक संस्था की और स्थापना की थी। इन्होंने ही एक संस्था की स्थापना की थी, संजीवनी सभा। संजीवनी सभा, और संजीवनी सभा माना जाता है कि ये प्रथम गुप्त सभा थी। ये प्रथम गुप्त सभा थी। अगर विकल्प में संजीवनी सभा दिया रहेगा तो ये अनुशीलन समिति से पहले की सभा है। अगर संजीवनी सभा नहीं दिया रहेगा तो संगठनात्मक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अनुशीलन समिति जो है वो सबसे पुरानी समिति है। तो संजीवनी सभा उससे भी पुरानी है अगर विकल्प में है। तो राजनारायण बसु ने जो है संजीवनी सभा की स्थापना की और यह प्रथम गुप्त सभा मानी जाती है। इसको क्या मानते हैं? ये प्रथम गुप्त सभा है। और ये कहाँ हो रहा है? ये बंगाल के क्षेत्र में है। तो बंगाल के क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि संजीवनी सभा, राजनारायण बसु के द्वारा इन्होंने कहा इटली के तर्ज पर, इटली में इस तरह की गुप्त सभाएं बहुत बनती थी उस समय। इटली की तर्ज पर इन्होंने कहा कि गुप्त समितियां होनी चाहिए, गुप्त सभाएं होनी चाहिए और उसके द्वारा अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए गुप्त तरीके से यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है इस तरह का काम किया जाना चाहिए। तो ऐसी एक सभा अस्तित्व में आई। लेकिन अगर स्पष्ट तरीके से देखें जो बंगाल में दिखाई पड़ता है वो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप 1905 के बाद में ही जो है क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेजी से दिखाई पड़ती हैं। और उस समय जो संस्थाएं यहाँ पर बन चुकी थी उनमें अनुशीलन समिति जो है एक सबसे प्रमुख सभा है। तो अनुशीलन समिति के विषय में जानेंगे, ये एक इसके पहले की एक प्रारंभिक जानकारी है। देखिए अनुशीलन समिति कैसे आई। अनुशीलन समिति बंगाल हमेशा से ही राष्ट्रवादियों का गढ़ रहा है। बंगाल में सबसे पहले राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। बंगाल में क्योंकि सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए और इससे भी अगर पीछे जाएं तो बंगाल ही वो क्षेत्र है जो बहुत समृद्ध था और अंग्रेजों की हुकूमत जो स्थापित हुई वो भी सबसे पहले बंगाल में ही बक्सर युद्ध के बाद स्थापित हुई। तो बंगाल हमेशा से ही एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है जहां पर हर एक घटना का तुरंत जो है प्रभाव दिखाई पड़ता है, प्रतिक्रिया वहां पर सबसे पहले दिखाई पड़ती है। अनुशीलन समिति कैसे अस्तित्व में आई? अनुशीलन समिति सबसे पहले एक व्यायामशाला की स्थापना हुई। बंगाल के क्षेत्र में एक व्यायामशाला आई। व्यायामशाला 1902 में। जैसे आप देख रहे थे कि यहां पर एक व्यायाम मंडल बना, वैसे ही बंगाल में 1902 में एक व्यायामशाला बनी। यानी व्यायामशाला वो जगह थी जैसे कि लोग वहां पर जाते थे, जुटते थे और उनको शारीरिक फिजिकल वर्क्स कराए जाते थे। कुश्ती लड़ना, अखाड़ा लड़ना, दौड़ करना, छलांग लगाना, साथ साथ में ही भाला चलाना, लड़ाई करना, युद्ध कौशल, यानी एक प्रकार से जैसे जिम होते हैं उसी प्रकार से व्यायाम की एक सभा होती थी। वहाँ पे व्यायाम करने के लिए कोई बूढ़े लोग नहीं जाएंगे
युवा लोग इकट्ठा होते थे, तो उनको जो है जोश होता है उनके अंदर, उनको एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती थी ताकि वो और तगड़े तंदुरुस्त बन सके। और उद्देश्य इसका ये था कि हम गुप्त तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक क्रांतिकारी मूवमेंट करेंगे। तो व्यायामशाला 1902 में आई और इसकी जो स्थापना की वो पुलिनदास, प्रथमनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु, इन सब लोगों ने मिलकर के की थी। किसकी स्थापना? व्यायामशाला। तो सबसे पहले अनुशीलन समिति में देखेंगे, जो पहला पॉइंट हमारा है वो 1902 में एक व्यायामशाला की स्थापना की गई, व्यायामशाला। और ये व्यायामशाला कहाँ बन रही है? ये बन रही है मिदनापुर में, मिदनापुर कलकत्ता। मिदनापुर कलकत्ता में एक व्यायामशाला की स्थापना की गई। और इस व्यायामशाला के संस्थापकों का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो पुलिनदास है, पुलिनदास, पी दास इनको कहा जाता है। प्रमथनाथ मित्रा, प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु, सतीश चंद्र बसु, चितरंजन दास, चितरंजन दास के विषय में आप पढ़ भी चुके हैं, स्वराज पार्टी, चितरंजन दास ये इसमें हैं। ये सभी लोगों ने मिल करके, इसमें पुलिनदास और प्रमथनाथ मित्र प्रमुख लोग हैं जिन्होंने व्यायामशाला की स्थापना की थी, और सतीश चंद्र बसु। बाद में इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और जब इस व्यायामशाला को अनुशीलन समिति के रूप में तब्दील कर दिया गया तब इसमें और भी बहुत सारे लोग आ गए, उसको हम देखेंगे भी। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले एक व्यायामशाला के रूप में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई और यही व्यायामशाला 1907 में अनुशीलन समिति बन गई, अनुशीलन समिति। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि बंगाल में सबसे पुरानी गुप्त संस्था कौन सी थी क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए, तो अगर संजीवनी सभा विकल्प में है तो आप संजीवनी सभा को टिक करेंगे, नहीं तो फिर अनुशीलन समिति जो है वो बंगाल की सबसे पुरानी गुप्त समिति है। और इसको पुलिनदास, प्रमथनाथ मित्रा, सतीश चंद्र बसु, चितरंजन दास इत्यादि लोगों ने, और भी लोग थे इसमें, इन्होंने इसको स्थापित किया था मिदनापुर कलकत्ता में। बाद में इसमें तमाम लोग जुड़ते चले गए और 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दो लोगों का आगमन हुआ इस व्यायामशाला में, जुड़े, ये लोग भी जुड़ गए थे और इन्होंने ही जो है 1907 में इस व्यायामशाला को अनुशीलन समिति बना दिया, अनुशीलन समिति। यानी कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो व्यायामशाला के रूप में ही हुई थी, लेकिन इसको अनुशीलन समिति के रूप में पुनर्गठित करने का कार्य जो है बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। बरिंद्र घोष कौन है? बरिंद्र घोष जो है वो एक, आपने नाम पीछे पढ़ा है, अरविंद घोष, अरविंद घोष के भाई हैं बरिंद्र घोष। और भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त। आप हमें कमेंट करके बताएं कि स्वामी विवेकानंद का जो नाम था, इनका ओरिजिनल नेम क्या था। स्वामी विवेकानंद नाम तो इनको बाद में दिया गया था, और अगर आप ये भी बता सके कि स्वामी विवेकानंद नाम जो है वो इनको किनके द्वारा दिया गया था, किनकी सलाह पे ये नाम रखा गया था विवेकानंद, तो ये भी आप बताएं। तो बरिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने अनुशीलन समिति के रूप में इस व्यायामशाला को परिमार्जित कर दिया।
तो ये आ गई 1907 में। एक और महिला सदस्य भी इसमें जुड़ी थी, जो एकमात्र क्रांतिकारी इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी, वो थी सिस्टर निवेदिता। आप यहाँ पर लिख लें, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जो है एकमात्र महिला सदस्य थी, एकमात्र महिला सदस्य इस क्रांतिकारी संगठन की। तो अनुशीलन समिति क्या थी? ये एक गुप्त संस्था थी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था। और इसका टैगलाइन क्या था? इस संस्था का, गुप्त समिति जो थी, इसका टैगलाइन था खून के बदले खून, खून के बदले खून। ये इनका मानना था। क्या करते थे ये लोग? लोगों की भर्ती करते थे, हथियार मंगवाते थे, यानी कि कई क्षेत्रों में प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं भड़काते थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं जगाते थे। जहां कहीं से हथियारों का प्रबंध हो सके हथियार मंगवाते थे, जहां कहीं से पैसों का प्रबंध हो सके वहां से पैसे व्यवस्था करते थे, धन की व्यवस्था करते थे, और फिर जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो ये किस प्रकार से काम करती थी अनुशीलन समिति, इस पे देखें। और ये काम करने का सभी तरीका जो है वो युगांतर पत्रिका में प्रकाशित हुआ करता था, युगांतर पत्र में, जो भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा ही चलाया जाता था। उस पर भी अभी हम बात करेंगे। देखिए कैसे काम करते थे इनके कार्यप्रणाली। कैसी कार्यप्रणाली थी इन गुप्त समितियों की जो बंगाल में काम कर रही थी? इनकी कार्यप्रणाली क्या थी? तो पहला इनका काम यह था कि प्रेस का प्रयोग किया जाए, प्रेस का प्रयोग करके पत्र निकाले जाएं, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य निकाला जाए। सबसे पहला तो यही काम किया जाएगा कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को अपने उद्देश्य से समझाया जाए। और इन पत्र पत्रिकाओं और साहित्य के माध्यम से क्या किया जाए? इसके माध्यम से दो काम किए जाएं। एक तो देशभक्ति बढ़ाई जाए लोगों के अंदर, देशभक्ति और जागरूकता। जब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जन्म लेगी, वो लोग जागरूक होंगे, तभी हम जो चाहते हैं जिस तरीके से वो चीजें उनसे करवा सकेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? हम अंग्रेजी सत्ता के विरोध में, अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध की भावना, विरोध की भावना, लोगों के अंदर अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध की भावना हम भरना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? वो प्रेस के माध्यम से होगा। तो पहला तो इनका ये काम था। दूसरा कार्य था प्रशिक्षण। प्रशिक्षण प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? भर्ती करेंगे। यानी कि इन प्रेस के माध्यम से जब लोग हमसे जुड़ेंगे, जो इस तरह की भावना के लोग होंगे वो आकर मिलेंगे, हम उनकी भर्ती करेंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे, शारीरिक प्रशिक्षण देंगे, और अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण देंगे। अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है आप बताइए? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है? कमेंट करके बताएं। तो भर्ती करेंगे हम युवाओं की, उनको शारीरिक प्रशिक्षण देंगे, यानी कसरत वगैरह करवाएंगे, हम उनको बलिष्ठ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। उनको हम अस्त्र शस्त्र का भी प्रशिक्षण देंगे। और क्या करेंगे? इनको किस चीज का प्रशिक्षण देंगे? गुप्त गतिविधियों का, गुप्त गतिविधियों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सारी चीजें
की जाती थी और एक पत्रिका थी युगांतर। युगांतर पत्रिका में इन सब लेखों को प्रकाशित किया जाता था कि कैसे हमको काम करना चाहिए। तो प्रेस के माध्यम से भर्ती हो गई, उनको प्रशिक्षण देंगे। अब चाहिए हमको अस्त्र शस्त्र यानी हथियार। हथियार कहाँ से आएंगे? हथियार के विषय में इनका मानना था कि इसके लिए हम कई तरीके करेंगे। पहला तरीका तो ये होगा कि हथियार बनाए जाए, यानी कारखाना स्थापना की जाए। वहां पर हम बंदूक, बम या जो भी चीजें बनाना चाहें वो हम बना लें। दूसरी चीज क्या है कि हम हथियार विदेश से मंगा लें, विदेश से मंगाना और प्रशिक्षण प्राप्त करना, यानी कि अगर कहीं हथियार बनाने का प्रशिक्षण मिल रहा है तो उसको विदेश में जाकर के सीखना, हथियार बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। इन सब तरीकों से हम हथियार बनाएंगे। और धन कहाँ से आएगा, अर्थ कहाँ से आएगा? इसके लिए पैसा भी तो चाहिए संस्था को चलाने के लिए। तो पहला तो कहा गया कि चंदा लिया जाए, यानी प्रथम कहा गया चंदा से बहुत ज्यादा पैसा नहीं इकट्ठा हो सकता है। तो दूसरा तरीका कहा गया कि धनवान लोगों पे दबाव बनाया जाए, धनवान लोगों पर दबाव बनाया जाए, बल का प्रयोग किया जाए, क्योंकि ये क्रांतिकारी संगठन है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। तो धनवान लोगों पर दबाव बनाया जाए। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जब हमें और पैसों की आवश्यकता होगी तो हम डाका डालेंगे, लूट करेंगे। किस चीज की? सरकारी खजाने की, सरकारी खजाना। ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? ये सब चीजें कैसे पता चलती हैं कि ये उद्देश्य थे इन गुप्त समितियों के? इस प्रकार से इनका कार्य करने का तरीका था। और कार्य क्या थे? ये तो तरीका है, करना क्या था इनको? करने में इनका एक उद्देश्य था कि अंग्रेजों से सशस्त्र रूप से मुकाबला करना। यानी जो हमारी कांग्रेस कर रही है, जो हमारी पार्टियां कर रही हैं, वो किस प्रकार से कर रही हैं? जो नरम दल वाले हैं, जो नरमपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो तो प्रार्थना पत्र और डेलीगेशन वगैरह करते हैं। जो उनसे तो कुछ उग्र विचारधारा के हैं, वो तो बहिष्कार, जुलूस, विरोध प्रदर्शन इस तरह से करते हैं। लेकिन उनसे भी सरकार डर नहीं रही है, काम हल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इन सब चीज़ों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके एक सेना तैयार करेंगे, एक गुप्त सेना तैयार करेंगे। और वो सेना हथियारों से लैस होगी और अंग्रेजों से हम सैनिक की भांति मुकाबला करेंगे, यानी हथियारबद्ध होकर के हिंसक आंदोलन करेंगे। जो बदनाम अधिकारी हैं उनकी हत्या कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे अंग्रेज अधिकारियों में भय व्याप्त हो जाएगा और वो भारतीयों का शोषण करने से पहले 100 बार सोचेंगे, डरेंगे। जब भय पैदा हो जाएगा तो अंग्रेज सीधे हो जाएंगे, या तो हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे या फिर हमारा शोषण बंद कर देंगे। तो ये इनके उद्देश्य थे, भय पैदा करने के लिए। आप देखेंगे कहीं बम डाल देना, कहीं बग्घी पे बम डाल देना, गोली चला देना, मार देना किसी को। तो ये सारे कार्य जो है किसके होते थे? इन सभी, चाहे इधर की गुप्त समितियां हों चाहे बंगाल की गुप्त समितियां हों, इनका यही उद्देश्य हुआ करता था। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? ये एक युगांतर नाम की पत्रिका से निकल के आती हैं, जिनके इन सब लेखों का एक संकलन प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था मुक्ति कौन पाथे। तो वो युगांतर समिति के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो आप अनुशीलन समिति के विषय में समझ गए। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी व्यायामशाला के रूप में, और 1907 में इसको अनुशीलन समिति के रूप में पुनर्गठित करने वाले 2 व्यक्ति हैं, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। इन लोगों के प्रयास से ये अनुशीलन समिति जो है कार्य कर रही थी। अब युगांतर समिति क्या है? युगांतर समिति भी जानना जरूरी है, इसी के साथ साथ वो भी है। फिर हम बात करेंगे कैसे इन्होंने बड़े बड़े कांड कर दिए। युगांतर समिति को भी जान ले साथ में। क्योंकि ये उसी का एक, इसी से निकली हुई एक और समिति है इसी बंगाल में। कौन है? युगांतर समिति। यहीं पे आ गई आपकी
युगांतर समिति। तो इस तरह से आपने देखा अनुशीलन समिति और युगांतर समिति। तो युगांतर समिति कहाँ आई, कैसे आई, देखिए अरविंद घोष का नाम आपने सुना है, ये जुड़े हुए थे अरविंद घोष। अरविंद घोष की सलाह पर जो दो व्यक्ति थे, कौन, एक थे भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष, ये दो लोग थे, ये दो लोग प्रमुख हैं। इन दो लोगों ने मिलकर के एक पत्रिका निकाली थी, इन दो लोगों ने मिलकर के एक पत्रिका प्रारंभ की। क्योंकि देखिए साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है क्रांतिकारी आंदोलनों को फैलाने में, चाहे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र हों, चाहे वो दिल्ली के हों, पंजाब के हों, हम दिल्ली पंजाब भी पढ़ेंगे, और बंगाल के हों। जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो साहित्य है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। पत्रिका का क्या नाम था, युगांतर। आपसे पूछा जाता है युगांतर पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, तो भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा युगांतर पत्रिका निकाली गई थी। किसकी सलाह पे शुरू किया गया था, अरविंद घोष की सलाह पर। कैसा था ये साप्ताहिक था, और यहीं पर जो है इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई, युगांतर समिति। युगांतर समिति यही इस पत्र का संचालन करती थी। युगांतर समिति में भी बहुत सारे सदस्य थे। युगांतर समिति इस युगांतर पत्र में जो हमने अभी पीछे आपको कार्य प्रणाली बताई, ये लेखों के रूप में निकालती थी। ये क्या करते थे, इस युगांतर में क्रांतिकारी लेख छपा करते थे। युगांतर पत्र में क्या था, इसमें क्रांतिकारी लेख छपते थे, और उसके बाद में इन क्रांतिकारी लेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया गया था। इस क्रांतिकारी लेखों का एक संग्रह निकाला गया था अलग से पुस्तक के रूप में। उस संग्रह का नाम था मुक्तिकौन पाथे। मुक्तिकौन पाथे, ये संग्रह का नाम था। किस चीज का संग्रह था, क्रांतिकारी लेखों का संग्रह था। ये लेख कहाँ के थे, ये युगांतर पत्र के लेख थे, मुक्तिकौन पाथे। तो इन पत्र पत्रिकाओं का इस क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था। कौन कौन सी चीज़ों का योगदान था, अगर कुछ विचार करें, कौन कौन सा साहित्य और पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन को हवा दे रहे थे। तो मुक्तिकौन पाथे, पहला आप यही समझ लीजिए मुक्तिकौन पाथे, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे से शुरू करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, चलिए देखें, यहीं पर आप इस चीज़ को समझ लें साहित्य के विषय में, क्योंकि ये अलग से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं और साहित्य क्रांतिकारी आंदोलनों को हवा दे रहे थे। यानी क्रांतिकारी आंदोलनों को बढ़ाने में पत्र पत्रिकाओं की और साहित्य की क्या भूमिका थी, कैसे ये लोग नौजवानों के दिलों में अंग्रेजी सत्ता के विरोध जो है इस क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो इस पे अगर हम एक शॉर्ट नोट करने की कोशिश करें तो आप हेडिंग डाल लीजिए, क्रांतिकारी आंदोलन में सहायक पत्र पत्रिकाएं या साहित्य। देखिए जो अनुशीलन समिति नाम है, ये भी एक लेख के आधार पर नाम आया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक लेख था, उसी से ये अनुशीलन नाम लिया गया था। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का लेख अनुशीलन, उसी से प्रेरित होकर के इसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया था। देखिए अगर हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक बहुत फेमस उपन्यास है, साहित्य है, आनंद मठ। आनंद मठ जो है
किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 में ये पुस्तक आई। आनंद मठ, आनंद मठ से रिलेटेड एक चीज है वंदे मातरम। वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। तो क्या है ये वंदे मातरम? आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत की है। इन्होंने बताया है कि कुछ सन्यासी हैं जो एक आनंद मठ में रहते हैं। आनंद मठ जो है वो इन्होंने कहा कि एक मातृ देवी का मंदिर है। ये समझ लीजिए भारत माता का मंदिर है, यानी जो हमारी मातृभूमि है वो हमारी माता है, और उसका एक मंदिर है जिसको ये आनंद मठ कहते हैं। और उसमें जो है सन्यासी भेष में जो है लोग रहते हैं। और वो कौन से सन्यासी हैं? वो कुलीन उच्च सन्यासी हैं, और वो लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, भर्ती करते हैं, और एक बहुत बड़ा सेना तैयार करते हैं गुप्त रूप से। वो सन्यासी क्या हैं? वो सैनिक हैं। और वो किस लिए सैनिक तैयार होते हैं? वो सैनिक इस सत्ता के, यानी दुश्मन जो हैं अंग्रेज, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार होते हैं आनंद मठ में। और वो अपनी मातृ देवी की शपथ लेते हैं, यानी भारत माता का इस जननी की शपथ लेते हैं कि हम जब तक इस दुश्मन को, यानी अंग्रेजों को देश से खदेड़ नहीं देंगे, तब तक हम समाज से दूर रहेंगे, अपने परिवार का त्याग करेंगे, अपनी सभी तन मन धन सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके हम अपना पूरा जीवन किसके लिए लगा देंगे? इस मातृभूमि की सेवा के लिए लगा देंगे। ऐसा उनको शपथ लेनी पड़ती थी, और वो इस आनंद मठ में शामिल हो जाते थे, और फिर वो एक सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करते थे। ऐसी कल्पना इस आनंद मठ में की गई। और साहित्य समाज का दर्पण होती है, यानी कि साहित्य में जो चीज़ें छपती हैं लोग उसको देख के प्रेरित होते हैं, और साहित्य में वही चीज़ें छपती हैं जो समाज में सुगबुगाहट होती है। तो आनंद मठ एक प्रकार से एक मार्ग लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से गुप्त रूप से समितियां बनाई जा सकती हैं, और उनको जो है इस तरह का सशस्त्र विद्रोह करने के लिए तैयार किया जा सकता है। वंदे मातरम ये शब्द उसी में दिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी उसमें लिखते हैं कि ऐसे लोग जो मातृभूमि की सेवा के लिए इससे जुड़े हैं, वो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उनका अभिवादन वंदे मातरम कह करके करेंगे, यानी नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय जो हम लोग करते हैं, उसकी जगह बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कि मातृभूमि की सेवा के लिए जो लोग आनंद मठ से जुड़ेंगे वो एक दूसरे का अभिवादन कैसे करेंगे? वंदे मातरम कह करके करेंगे। और वंदे मातरम जो है उस समय क्या बन गया था? उस समय युद्ध घोष बन गया था। ये युद्ध घोष, यानी कि आगे जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, या फिर इसका सबसे पहला जो भरपूर प्रयोग किया गया था वो बंग भंग आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन जो बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में किया गया, उसमें वंदे मातरम को एक नारा के रूप में प्रयोग किया गया। और लोग सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकलते थे, और धीरे धीरे वंदे मातरम ने इतनी पकड़ बना ली लोगों के अंदर कि यह एक युद्ध घोष बन गया, यानी कि जोश पैदा करने वाला नारा वंदे मातरम, इस तरह से। लेकिन वंदे मातरम आनंद मठ ये एक हिंदू धर्म से प्रभावित, यानी कि यहाँ पे भारत माता की पूजा की बात की जा रही है, यानी मातृ देवी की पूजा की जा रही है, वंदे मातरम, इसलिए ये सब चीज़ें एक विशेष वर्ग को नहीं जोड़ पाई। हमने आपको पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि जब हम प्रथम चरण की कमियों की बात करेंगे तब सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा कि प्रथम चरण में चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो चाहे वो बंगाल रहा हो, यहाँ पर जितनी भी क्रांतिकारी समितियाँ थी, जितने भी क्रांतिकारी योद्धा थे, वो प्रेरणा कहाँ से ले रहे थे या उनके कार्य करने का तरीका किस संस्कृति से प्रेरित था? तो वो था हिंदू धर्म की पुरानी संस्कृति से। जैसे यहाँ पर जो कल्पना की जा रही है विरोध की, वो धर्म से संबंधित है, यानी सन्यासी भेष में हैं, वंदे मातरम का उद्घोष करते हैं। तो इस तरह से एक मुस्लिम वर्ग को जोड़ने में ये असफल रहे थे। इक्का दुक्का लोग जुड़े भी तो एक दो लोग जो अपवाद हैं उसको नियम नहीं कहा जा सकता। तो वंदे मातरम आनंद मठ की बात हमने की। आनंद मठ की ही तर्ज पर एक और पुस्तक आई थी, भवानी मंदिर।
अब देखिए ये भी जो है भवानी का मंदिर है, भवानी मंदिर, ये भी पुस्तक है। और ये किसकी पुस्तक है? ये है अरविंद घोष। अरविंद घोष, भवानी मंदिर। इसमें क्या कहा गया? भवानी मंदिर बिल्कुल आनंद मठ की ही तर्ज पे लिखी गई थी और इसमें इन्होंने कल्पना की थी। ये सभी काल्पनिक कहानियां हैं जो प्रेरित करती थी लोगों को। इसमें कहा गया कि जंगल में एक पर्वत पे एक मंदिर हो, भवानी मंदिर, और उस मंदिर में सन्यासी भेष में जो है सैनिक निवास करते हों। वो बाहर के लोगों के लिए एक मंदिर हो, लेकिन अंदर जो है वो एक सैनिकों का अड्डा हो। वहाँ पर युवकों को भर्ती किया जाए, उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए और फिर उस सेना का इस्तेमाल हम जो है अपनी दुश्मन सत्ता से लड़ने के लिए करें, यानी क्रांतिकारी आंदोलन करें, क्रांतिकारी युद्ध करें। तो भवानी मंदिर से भी लोगों को यही प्रेरणा मिल रही थी। मुक्ति कौन पाथे, जैसे अभी हमने आपको बताया, एक किताब थी मुक्ति कौन पाथे। मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति कौन पाथे क्या था? ये युगांतर, अभी पीछे भी हम बता चुके हैं, युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संग्रह थी। ये लेखों का संग्रह था इस पुस्तक में और वो सब लेख क्रांतिकारी थे। मुक्ति कौन पाथे का बहुत योगदान है, क्योंकि इस युगांतर पत्रिका में भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष के द्वारा बहुत क्रांतिकारी लेख छपा करते थे और उन सभी लेखों को एक जगह इकट्ठा कर दिया था। ये समझ लीजिए कि उस समय क्रांति करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरक पुस्तक थी। इसको पढ़ करके क्रांति के तरीके सीखते थे लोग। इसी मुक्ति कौन पाथे में वो सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप निकाले जाते थे जो अभी पीछे हमने वर्णित किए कि धन कहाँ से आएगा, हथियार कहाँ से आएंगे। ये गुप्त तरीके से पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं क्रांतिकारियों तक सप्लाई कर दी जाती थी। ये सभी विवादित पुस्तकें रही हैं, इन पे प्रतिबंध भी लगाए गए। जिनके पास ये पुस्तकें मिल जाती थी उसको क्रांतिकारी मान लिया जाता था, अंग्रेजों की नज़र में उसको आतंकवादी मान लिया जाता था। हमारी नज़र में क्रांतिकारी, अंग्रेजों की नज़र में क्या? आतंक फैलाने वाला व्यक्ति, आतंकवादी। तो जिनके पास से भवानी मंदिर किताब मिल गई उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते थे अंग्रेज कि ये भवानी मंदिर पढ़ रहा है, इसका मतलब ये क्रांतिकारी मार्ग पे जाने वाला है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी हम देखेंगे, अभी अलीपुर षड्यंत्र में देखेंगे, अलीपुर षड्यंत्र में जब वहाँ पर देखेंगे तो इसी प्रकार की किताबें भी उस सेंटरों से प्राप्त होती थी जहाँ जहाँ सेंटर पकड़े जाते थे। तो मुक्ति कौन पाथे एक पुस्तक थी जिसमें सारी प्रक्रिया हमको मिलती है। इन्होंने कहा कि पैसा हम चंदा से प्राप्त करेंगे प्रारंभ करने के लिए, और उसके बाद हम बड़े धनाढ़ लोगों पर दबाव डालेंगे और उनसे पैसा वसूलेंगे। जब हमें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो हम डाका डालेंगे, लूट कर लेंगे सरकारी खजानों की। आप देखेंगे आगे जब द्वितीय चरण प्रारंभ होगा तो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। काकोरी ट्रेन कांड आप पढ़ेंगे, काकोरी लूट की गई जो खजाने की सरकारी, वो सब प्रेरणा कहाँ से आ रही थी? इन्हीं पुस्तकों से आ रही थी। फिर इस धन का हम उपयोग क्या करेंगे? लोगों को विदेशों में हथियार बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजेंगे, लोगों को हम यहाँ ट्रेंड करेंगे, बम बनाने का, पिस्तौल बनाने का कारखाना लगाएंगे। आप अलीपुर में देखेंगे मणिक तल्ला मोहल्ला जो था, एक कस्बा था कलकत्ता का मणिक तल्ला, वहाँ पर बम बनाने का कारखाना खोल दिया गया। वही आप पढ़ेंगे अलीपुर षड्यंत्र में, और उन सब से जो है ये एक्टिविटी की जाती थी उन हथियारों से। तो मुक्ति कौन पाथे, वंदे मातरम, कुछ पत्रिकाओं की बात कर ली जाए। वंदे मातरम पत्रिका, देखिए यहाँ पे जरा सा भी भ्रमित न होइएगा। वंदे मातरम ये जो नारा है वो आनंद मठ से लिया गया है और रचित है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, अगर इस नारे की बात की जाती है। लेकिन वंदे मातरम पत्रिका की बात की जाती है तो ये पत्रिका जो है अरविंद घोष के द्वारा निकाली जाती थी। अरविंद घोष, ये भी एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। संध्या एक पत्रिका थी, संध्या पत्रिका भी जो है क्रांतिकारी विचारों से भरी हुई पत्रिका थी और ये पत्रिका निकाली जाती थी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ब्रह्म बांधव उपाध्याय,
और एक बहुत फेमस आप केसरी जानते हैं। केसरी किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी पत्र निकाला जाता था। ये भी क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। और अगर पत्रों की बात करें हम तो युगांतर, लिस्ट में युगांतर भी है। युगांतर किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र घोष, दो लोगों के द्वारा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि साहित्य और पुस्तकों का प्रयोग जो है क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने में प्रयोग किया गया। इस पे अलग से शार्ट नोट लिखने के लिए आपको दिया जा सकता है, इसलिए इसको आप रखिएगा एक जगह पर डाटा। और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इस चीज़ का बहुत उपयोग करेंगे आप कि ये विचार आखिर आ कहाँ से रहे थे लोगों के अंदर, कैसे भरे जा रहे थे लोगों के अंदर। उस समय ये दूरसंचार, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये सब तो होता नहीं था ना, तो पत्र पत्रिकाएं, इन्हीं के माध्यम से लोगों तक अपने विचार पहुंचते थे। और भी आप पुस्तकों के नाम देना चाहें तो बी.डी. सावरकर की 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर, वो भी क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत ही पूजनीय पुस्तक बनी रही बहुत दिनों तक, उसका उदाहरण भी आप इसमें लिख लेंगे। तो ये सब हैं। तो हमने देखा किस प्रकार से अनुशीलन समिति जो है वो आ गई, 1902 में स्थापित हुई। अब ये जो दो कांड हैं, ये दोनों कांड 1908 में अनुशीलन और युगांतर इनके द्वारा किए गए। भूपेंद्र, इसमें जो है दोनों कांड में अलग अलग लोग शामिल हैं। क्या थे ये कांड, इनके विषय में हम जानेंगे। तो इस क्लास में फ्रेंड्स हमने युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति यानी बंगाल में किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुए, उनके पीछे कौन सी समितियां काम कर रही थी और कौन कौन सा साहित्य जो है क्रांतिकारियों को हवा दे रहा था, तो इन पे बात की। अगली क्लास में हम मिलते हैं अलीपुर और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या था, इनमें कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे क्या घटनाएं हुई, उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।